हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कक्षा 11 के लिए अध्याय नंबर 2 ही चल रहा है। अब क्वांटम संख्या के बारे में हम कल पढ़ा चुके हैं। 4 क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। जहाँ पर पहली क्वांटम संख्या के बारे में हम देखे थे, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं पहली क्वांटम संख्या को। इसके बाद दूसरी क्वांटम संख्या को हम क्या कहते हैं भाई, द्विवंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। और तीसरी क्वांटम संख्या को भाई हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है, फिर भी बना रहे वीडियो, तो आप लोग बने रहे। ठीक है, आज क्वेश्चन कराएंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आज के क्वेश्चन में, जैसे आज की क्लास में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन कहते हैं 2s2 में, ठीक है, 2s2 में चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। चारों क्वांटम संख्या का मान बताओ। मान बताओ, ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन दे दें, बताओ। ठीक है, तो भाई 2s2 में पूछा है, तो 2s2 में हम चारों क्वांटम संख्या का मान बताएंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, चारों क्वांटम संख्या क्या, पहली बात मुख्य क्वांटम संख्या। याद रखिए, इसका हल कैसे हम करेंगे। सबसे पहली बात भाई 2s2 को साइड में ले लेंगे। ठीक है, एक बता रहे, बाकी सब लोग आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो रहता है ना, एस के जस्ट सामने वाला, ये वाली जो संख्या रहती है, ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इसका नाम है, क्वांटम संख्या। बस ये मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, इसके बाद मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से लिखते हैं, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? n का मान 2 है, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरी बात है द्विवंशी क्वांटम संख्या है, तो याद रखिएगा, हम कल के क्लास में लिखवाए थे, नोट करके लिख ले इसे अभी भी। ठीक है, कि s के लिए l का मान जो होता है ना, वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। s के लिए, मतलब s उपकोष के लिए द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान क्या होता है भाई? 0 होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। दूसरी बात आप लिख लीजिएगा कि p के लिए, मतलब p उपकोष के लिए l का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है भाई? 1 होता है। ये बातें याद रखिएगा। d के लिए l का जो मान होता है ना भाई, ये 2 होता है। और f के लिए l का जो मान होता है ना भाई, ये 3 होता है। तो आप देख सकते हैं। अब इसको देखते हुए आप बता दें, यहाँ पर क्या लिखा है? s लिखा है, तो s के लिए l का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई मुख्य क्वांटम संख्या के मान बताने में, तो आप याद रखिएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या, ये मुख्य कह रहे हैं, सॉरी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है, और इसका मान हम कैसे बताते हैं? s है, तो s के लिए एक कक्षक बनता है, s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन से भर दे। ठीक है, s के ऊपर क्या लिखा रहता है भाई? 0 रहता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा? s के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। आगे यदि आपके सामने पूछ दे कि s का मान बताओ, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या का मान s उपकोष के लिए। ठीक, तो चक्रण क्वांटम संख्या मान जब आप बताएंगे भाई, तो बस ये देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन किस पर खत्म हुए हैं, क्लॉकवाइज पर या एंटी क्लॉकवाइज पर, इनकी गिनती खत्म हुए हैं। तो सबसे पहली बात, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे भरना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है? ऐसे। तो इलेक्ट्रॉनों की गिनती कैसे खत्म हुई है? एंटी पर। और जब एंटी पर खत्म हो जाएगी तो एस का मान क्या हो जाएगा? 1/2। कल की क्लास में हम बताए थे, देख सकते हो गया चारों क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, फिर इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये रहा भाई अपना चक्रण क्वांटम संख्या। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। ठीक, और लेते हैं भाई, देखिए दूसरे, यदि आपके सामने यदि आज ऐसे करके कि 4p3 में चारों क्वांटम संख्या का मान बताया। चारों क्वांटम संख्या बताएं। यदि आपके सामने ऐसे आ जाए, चारों क्वांटम संख्या बताए 4p3 में, तो कैसे करेंगे? सिंपल बात, अब तो जान गए भाई करने का तरीका। कोई भी दे, 4p दिया ना, 4p लिख लीजिए। ठीक है, 4p लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए।
इसमें मुख्य क्वांटम संख्या कौन बताता है भाई? एन का मान कौन बताएगा? हमेशा जो इसके आगे रहता है वही क्या बताता है भाई? मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताता है। तो इसका क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो एन का मान कितना हो जाएगा भाई? 4 लिखा। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं। पी उपकोष के लिए एल का मान, द्विघाषी क्वांटम संख्या का मान क्या होता है भाई? 1 होता है। तो यहाँ पर लिख ले एल का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि पी के लिए एम का मान बताएं, तो आप भली बात ही जानते हैं एम का मान निकालने के लिए आप कक्षक पहले ऐसे बनाएंगे। पी के लिए कितने कक्षक बनते हैं भाई? 3 बनते हैं, 1 2 3 बना दिए। बीच वाले पे 0 लिखा जाता है, इधर -1 इधर +1। आप चाहे तो +1 इधर लिख दें या -1 इधर लिख दें, जिधर मन में उधर लिख सकते हैं। हम एक तरीका लिखे है इसे, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 3 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3। मतलब आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन भरा गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन, वो कैसे भरा गया है? तो देखेंगे आप, क्लॉकवाइज भरा गया है। इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो जब क्लॉकवाइज भरा जाएगा तो एम का मान क्या हो जाएगा? इसके ऊपर क्या लिखा है? +1, तो इसका मान +1 हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है। यदि आपसे पूछ ले एस का मान बता दें, तो बस देखिए गिनती किस पर खत्म हुई है? इलेक्ट्रॉनों की गिनती क्लॉकवाइज पे या एंटी क्लॉकवाइज पे। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3, ठीक है। 3 है तो आप क्लॉकवाइज पे गया है भाई, क्या है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पे खत्म, ये क्लॉकवाइज भरा है, इसका मान क्या हो जाएगा? +1/2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं, ऐसे ही आपको कहता है। और देख सकते हैं और भी, ठीक है। आपके सामने यदि मान के चले कि ऐसे दे दे कुछ, अब प्रॉपर तरीके से इधर ले ले रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान के चले तीसरा क्वेश्चन यदि आपके सामने दे दे, ठीक, 3D5 में चारों क्वांटम संख्या के मान बता दे। चारों क्वांटम संख्या के मान, क्वांटम संख्या के मान बताना है, चारों क्वांटम संख्या। तो सबसे पहली बात 3D n बता दो। हल में क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहली बात, हल में n का मान कितना हो जाएगा बताओ? n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। फिर से बता रहे हैं n क्या है भाई? मुख्य क्वांटम संख्या है। और मुख्य क्वांटम संख्या का हम n से लिखते हैं और इसका मान हमेशा ये बताता है जो आगे रहता है, ठीक है। आगे मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद l का मान बताना है, द्विवंशी क्वांटम संख्या। तो याद रखना d है ना, तो d को उसके लिए l का मान क्या होता है? 2 होता है। मैं कह रहा हूँ याद कर लो भाई, कितना होता है? 2 लिख ले। इसके बाद बच गया क्या भाई? m निकालना है। m चुंबकीय क्वांटम संख्या है। m निकालने के लिए d है, d के लिए कितने कक्षक बनेंगे? 5। जब भी d का मान निकालिएगा आप ऐसे ही करके निकालिएगा, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। और इजिली मान बताएंगे। इधर इधर चल के बीच वाला पॉइंट ये है, तो 0 लिख ले, इधर -1 लिख ले, इधर -2 लिख ले, ठीक है। इधर +1 लिख ले, इधर +2 लिख ले। अब कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 5 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन जो भाई गया है ना, वो किस में गया है? +2। इसके ऊपर +2 लिखा है, तो m का मान क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। देख सकते हैं, बस ऐसे ही करना है। यदि हम कहते हैं कि s का मान बता दें, तो s के लिए आप देखें कि गिनती क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉनों की गिनती जो कक्षक में भरी गई है वो क्लॉकवाइज भरी गई है या एंटी क्लॉकवाइज भरी गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसे भरा गया है? क्लॉकवाइज, ऐसे भरा गया है, ठीक है। तो इसके लिए s का मान क्या हो जाएगा? +12। -12 कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा कुछ क्वेश्चन। इस पर जितने क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हाँ, इसमें और कंफ्यूज करने के लिए कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कि हम बता दें, जहाँ पर इंसान थोड़ा सा ये हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आई मीन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं, बता रहे हैं नेक्स्ट। चलते हैं फिर, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब देख ले, सिंपल, ठीक है। जैसे आपके सामने और क्वेश्चन दे दे 4 नंबर, यदि ऐसे दे दे कि 4s1 में चारों क्वांटम संख्या का मान बताए 4s1 में। तो अब तो देखिए किसे बता सकते हैं भाई, इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा? आगे क्या लिखा है? 4 हो जाएगा। l के लिए, s के लिए l का मान क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा? ऐसे बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन भरना, 1 इसके ऊपर 0 रहता है, तो ये जो रहता है इसके ऊपर वही चिन्ह लिख दिया जाता है, वही मान लिख दिया जाता है, सिंपल। एस का मान बताना है, तो ये क्या हुआ है भाई? क्लॉकवाइज, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ही खत्म हो जाता है, इसका मान +12 हो जाएगा। देख सकते हैं, बस ऐसे ही करना है, ठीक है।
इसमें कुछ होते हैं जिनकी ऊर्जा स्तर संभव नहीं होती है, तो उसको निकालेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग पकड़ सकते हैं कि किसकी ऊर्जा स्तर संभव नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हम आपके सामने नोट करके लिखवा दें। ठीक है, यदि आ जाए तो आप पकड़ लीजिएगा। ठीक, अब ये नहीं कि चारों क्वांटम संख्या इसका भी निकालें। अब डायरेक्ट यदि कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि ये ऊर्जा स्तर संभव है ही नहीं, तो क्यों क्वांटम संख्या निकाले, क्वांटम संख्या मत निकालिएगा, डायरेक्ट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी सकते हैं। ठीक, खास करके ये IIT नीटों के लिए है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वो तो कहीं इंसान 11th का ही सिलेबस है भाई, और नीट IIT में भाई केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनना हो तो कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते चले। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्या है भाई, किसकी ऊर्जा स्तर संभव नहीं होती है? यदि आपके सामने कहीं भी 1p दिखाई देते हैं, 1p, ठीक है, 1d, 2d, 1f, 2f, 3f, ये कहीं भी दिखाई दे रहा है तो इसकी क्वांटम संख्या निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब डायरेक्ट लिखिएगा कि इसकी ऊर्जा स्तर संभव नहीं है, लिख लीजिएगा इसकी ऊर्जा स्तर संभव नहीं है। इसकी ऊर्जा स्तर संभव नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसकी ऊर्जा स्तर संभव नहीं है। अब तो कोई पूछ देखिए क्यों नहीं है, जरा बताओ। आखिर में 1p और 1d, 2d, 1f, 2f, 3f, इसकी ऊर्जा स्तर संभव क्यों नहीं है? क्वेश्चन कर सकते हैं आपके सामने, तो सिंपल बताइएगा। क्योंकि ये जो होते हैं ना भाई, ये एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं n+l रूल। ठीक है, n+l नियम का पालन नहीं करते हैं, का पालन नहीं करते हैं। यहीं से आता है n+l रूल, नहीं करते हैं। अच्छा, n+l रूल होता क्या है भाई? n+l रूल होता क्या है, तो आप सिंपल समझे। यहाँ पर n की जगह पे ये मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। क्या बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। ये क्वांटम संख्या को बताता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है ये। ठीक, और ये जो होता है ना भाई, ये द्विवंशी क्वांटम संख्या को बताता है, द्विवंशी क्वांटम संख्या को। ये द्विवंशी क्वांटम संख्या को बताता है। ये बातें याद रखिएगा n+l रूल में। अब ये होता क्या है भाई, n+l रूल। तो हम चलते हैं फिर आगे, आप हेडिंग बना ले, n+l रूल किसे कहते हैं, और इसको हम खत्म करते हैं। n+l रूल, इसके बाद हुंड का नियम पढ़ेंगे, इसके बाद अब बाहु का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके बाद वैसे ही बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर क्या करेंगे भाई, खत्म कर देंगे। ठीक, तो आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। ठीक, तो चलते हैं फिर। ठीक है, n+l रूल की तरफ। ये इसको याद जरूर कर लीजिएगा, 1p, 2d, 1f, 2f जो भी लिखवाए हैं। ठीक है, ये ऊर्जा स्तर संभव नहीं है, क्यों अभी बता रहे हैं जस्ट। n+l रूल पहले पढ़ लीजिए। हेडिंग का नाम है भाई n+l रूल। ठीक है, n+l का नियम, n+l का नियम, n+l का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, VIP है। n+l का नियम क्या कहता है? ये सिंपल ये कहता है कि n+l रूल की सहायता से हम किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की पता लगा सकते हैं आसानी से। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर की पता लगाई जाती है किसके सहायता से? n+l रूल की सहायता से। हम बता सकते हैं कि दो उप सहसंयोजी, जो ये दो क्या होते हैं, कोष जो होते हैं, उनमें किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा होती है, इसको बताने की कार्य कौन करता है भाई? n+l रूल करता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि n+l रूल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि n+l रूल, इस नियम की सहायता से हम किसी भी उच्चतम ऊर्जा स्तर की पता लगाई जाती है। सिंपल आप बोलिएगा कि n+l रूल की सहायता से उच्चतम ऊर्जा स्तर की पता लगाई जाती है। ठीक है, लिख ले डेफिनेशन, लिखिएगा इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से
इस नियम की सहायता से उच्चतम ऊर्जा स्तर उच्चतम ऊर्जा स्तर की पता लगाई जाती है, उच्चतम ऊर्जा स्तर की पता लगाई जाती है, ठीक है। उच्चतम ऊर्जा स्तर की पता लगाई जाती है, ठीक। आपसे कोई पूछे n+l रूल की सहायता से क्या किया जाता है भाई, सिंपल बताइएगा। n+l रूल वो है जिसकी सहायता से भाई हम उच्चतम ऊर्जा स्तर की पता लगाते हैं। ये कैसे भाई, जैसे कि आपके सामने जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे में, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है इस पर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे पूछ दे कि 2H1, ठीक है, और 3P1 में किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, ठीक है, किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, आपसे ये पूछ दे कि 2H1 और 3P1 में किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको हल करने के लिए यहां भी n+l रूल लगा दे, ठीक है, और इस पर भी n+l रूल लगा दे। आपको फटाक से बता देगा कि किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा इन दोनों में, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n मुख्य क्वांटम संख्या है, तो हो जाएगा 2 प्लस l। s के लिए l का मान क्या होता है भाई, अब समझते हैं कि s के लिए l का जो मान होता है वो क्या होता है भाई, 0 होता है। क्या होता है, 0। यहाँ पे 0 रखे तो आंसर क्या है भाई, इसका ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस पर लगाए जरा, n का मान कितना है, 3, प्लस l का मान कितना है भाई, l का मान बताए फटाक से, तो p है भाई। p के लिए l का जो मान होता है वो होता है भाई कितना, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों में उच्च कौन है, किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, 4 अधिक है कि 2 अधिक है, 4 अधिक है ना, तो आप कह सकते हैं कि 2S1 जो है वो कम है, किससे कम है भाई, 3P1 से। ये हुई इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल ऐसे ही करना है, ठीक है। और देखते हैं यदि आपके सामने ऐसे दे दे कुछ दूसरा टाइप, ये पहला था, दूसरा यदि आपके सामने ऐसे दे दे 4H2 और यहाँ बता दो 4F1, ये दे दे आपके सामने, तो कहते हैं कि इसमें बता दे कि इसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, तो सिंपल भाई हम जानते हैं, और तुलना करना इसमें किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, तो हम जानते हैं डायरेक्ट यहाँ पर n+l रूल लगाएंगे, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे भाई, n+l रूल लगाएंगे, सिंपल। n का मान बोल दो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर क्या मान आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। इधर देख ले, इसके लिए 4F1 के लिए जब आप चेक करेंगे तो n का मान कितना है, 4, प्लस f के लिए l का मान बता दो, तो हम लिख दे यहाँ पर f के लिए l का जो मान होता है वो 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है। मैं कह रहा हूँ याद कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 3, अब ऐड करो कितना हो जाएगा, 7। अब बताओ कौन अधिक है, 7 अधिक है कि 4 अधिक है, तो आप देख सकते हैं 7 अधिक है, 7 इससे मिला है, तो आप कह सकते हैं कि 4H2 जो है ना ये कम है, किससे कम है भाई, 4F1 में, किस चीज में, तो ऊर्जा स्तर में, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन करना है। कहीं कहीं आप देखेंगे इसमें कि ऊर्जा स्तर बराबर आ जाती है, n+l रूल का मान क्या होता है, कहीं कहीं बराबर आ जाता है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सिंपल लिख ले नोट करके, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नोट, ठीक है। n+l रूल खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, यहाँ पर ये नोट लिख ले कि यदि, ठीक है, यदि n+l यदि n+l का मान, ठीक है, n+l का मान बराबर आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है, बराबर आ जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, बराबर आ जाए तो जिसकी, ये जी ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई नोट, ठीक है, जिसकी
मुख्य क्वांटम संख्या अधिक होती है, मुख्य क्वांटम संख्या अधिक होती है, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या संख्या अधिक होती है भाई, अधिक होती है, ठीक है, उसका ऊर्जा स्तर उच्च होता है, ठीक है, उसका ऊर्जा स्तर उच्च होता है, ऊर्जा स्तर उच्च होता है। सिंपल, बस अब देख सकते हैं इसकी सहायता से हम चल रहे एग्जाम्पल की तरफ से, ठीक है। तब तक आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मतलब हम एक दो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं इस पर, इसके बाद ये n+l रूल खत्म हो जाएगा, इसके बाद चलेंगे होल्ड के नियम पे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते